नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के Q3 रिजल्ट के बारे में। इसका डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी हमने किया हुआ है और वो वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है वो वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे हम यूज करेंगे जिसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में। कंपनी के बिजनेस डिटेल्स एक्सप्लेन किए, ये वीडियो में हम बस रिजल्ट डिस्कस करेंगे। और क्योंकि आप जानते हैं लास्ट एनालिसिस जो 1 ईयर पहले हुआ था उसमें हमने कहा था कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। हालांकि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। 1 ईयर रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो अराउंड 40% आता है इसका रिटर्न। पर कंपनी रिसेंटली सेल ऑफ में काफी ज्यादा डाउनफॉल कंपनी को देखने मिला है। और जो हम रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो भी बहुत अच्छे नहीं है। तो इस कंपनी के साथ अभी हमें क्या करना चाहिए वो सब एनालिसिस मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए देखते हैं इनके रिजल्ट के बारे में और कंपनी की क्या कमेंट्री रही है इस रिजल्ट के बारे में, वो देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट अगर आप देखेंगे दोस्तों, रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखेंगे Q3 FY21 से Q3 FY22 का कंपैरिजन करेंगे तो 41% का ग्रोथ देखने मिला है। तो रेवेन्यू में हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिला है, बहुत अच्छी बात। पर इसका एबिटा अगर आप देखेंगे दोस्तों Q3 FY21 से FY22, तो एबिटा में जो ग्रोथ है वो बस 3% की है। तो हालांकि रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ा है पर एबिटा ग्रो नहीं हुआ है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे दोस्तों तो डिक्लाइन हुआ है 22% से। तो कंपनी की अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये सो ज्यादा नंबर दिख रहे हैं आपको, ये लैक्स में है। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 63 करोड़ के अराउंड आ रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे दोस्तों 61 करोड़ से 46 करोड़, 25% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने मिली है। तो कंपनी के रिजल्ट रेवेन्यू में अच्छे हैं पर प्रॉफिट और मार्जिन में बहुत ही बुरे आए हैं। और अगर आप मार्जिन देखेंगे दोस्तों 2.8% से 1.5% प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हुई है। और अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे 4.6 से 3.4। तो हालांकि ये कंपनी जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस में काम करती है और उसमें भी डिक्लाइन हमें देखने मिला है। तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव है। 9 मंथ्स में कंपेरिजन करें दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर अगर आप लास्ट 9 मंथ का कंपेरिजन करेंगे 79% रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है हमें, 27% एबिटा ग्रोथ देखने मिला है। और अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8% ग्रोथ देखने मिला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% ग्रोथ देखने मिला है। तो ये क्वार्टर अगर आप पिछला क्वार्टर भी दोस्तों देखेंगे तो काफी अच्छा था इस कंपनी का। पर ये क्वार्टर हमें अगर आप देखेंगे मार्जिन फ्रंट पे बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। चलिए इनके सेगमेंट वाइज कैसा परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आप जानते हैं दोस्तों कि ये टीवी वगैरह बनाते हैं, वहां पे अगर आप देखेंगे दोस्तों ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हुआ करता था इनका। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों रेवेन्यू जो है अगर आप देखेंगे 5% से डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% का मार्जिनल अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ देखने हमें मिल रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे दोस्तों तो क्वार्टर ऑन ईयर दोनों ही डिक्लाइन हुए। और इसका मेजर रीजन रहा है कि दोस्तों की इस साल जो ये क्वार्टर था, दिवाली इस क्वार्टर में नहीं थी, पिछले क्वार्टर में थी, तो उसकी वजह से भी थोड़े डिक्लाइन है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो डिक्लाइन देखने मिला है इसका मेजर रीजन रहा है वॉल्यूम टर्म्स में। तो कम इतनी डिमांड आई नहीं थी वॉल्यूम टर्म्स में, तो ये फिर भी इन्होंने जो कंटेन किया है अपना डिक्लाइन, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है। तो उनके प्राइजेस बढ़ गए थे, इसलिए इनका इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हमें रेवेन्यू पे देखने मिला। पर वॉल्यूम टर्म्स में जरूर डिक्लाइन देखने मिला है, जो कि उम्मीद है कवर अप हो जाएगा आगे जाते हुए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हमें नंबर्स बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। 9 मंथ में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ ऑब्वियसली देखने मिला है, पर ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो ये क्वार्टर काफी ज्यादा खराब देखने मिला है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तो मेजर वजह रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ओईएम है, तो यहाँ इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ओईएम में जो भी फ्राइट कॉस्ट और इसके अलावा बेसिकली अगर आप देखेंगे फ्राइट कॉस्ट से लेके इन्फ्लेशन का जो कॉस्ट है वो पास ऑन कर देते हैं इजिली अपनी कंपनीज को। तो यहाँ इन्हें दिक्कत नहीं होती, ये ओडीएम में नहीं है। तो ओईएम में यहाँ इनको ये बेनिफिट हुआ है। तो ओवरऑल क्योंकि इंडस्ट्री वाइज डिक्लाइन देखने मिला है हमें, इस वजह से इस कंपनी पे काफी इंपैक्ट देखने मिला है। इस डिवीजन का अगर आप देखेंगे Q3 FY21 से FY22 का कंपेरिजन करेंगे तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 63% हुआ करता था, अब 46% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन भी अगर आप देखेंगे 40% हुआ था, 29% है। और ओडीएम का जो है इसमें 6% हुआ करता था, अब वो 3% है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हमें रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में डिक्लाइन देखने मिली, क्योंकि रेवेन्यू इसकी ग्रो नहीं हुई और दूसरे सेगमेंट की रेवेन्यू थोड़ी अच्छी परफॉर्म की, और वो भी एक वजह है। जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था वहां में देखेंगे तो आप ओवरऑल डिमांड में थोड़ा इंपैक्ट देखने मिला हुआ है। तो इस बिजनेस में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कैपिटल एम्प्लॉयड्स वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रिलेटिवली लो ही था, तो इतनी दिक्कत नहीं है। आरओसी नंबर भी इंप्रूव हुए हैं। ओवरऑल तो डिमांड थोड़ी इंपैक्ट हुई है इस क्वार्टर में, जो कि उम्मीद है रिकवर
कर जाएगी। लाइटिंग प्रोडक्ट दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें भी ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर है, ग्लोबली काफी अच्छा मार्केट शेयर है इनका। यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी है। यहाँ पे रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 9% इंक्रीज हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 23% इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने मिल रहा है, 11% ईयर ऑन ईयर, 16%, 11% अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 16% ईयर ऑन ईयर हमें डिक्लाइन देखने मिला है। तो यहाँ अगर लाइटिंग डिवीजन देखेंगे, रेवेन्यू में ग्रोथ आने के बावजूद मार्जिन इंपैक्ट हुए, और इसकी मेजर वजह ये रही है दोस्तों कि लाइटिंग में इनका मेजर पोर्शन ओडीएम का है। ओडीएम और ओईएम में एक बहुत बड़ा फर्क है। हालांकि ओडीएम में बिजनेस में मार्जिन ज्यादा होता है क्योंकि डिजाइन इनका खुद का होता है, और ओईएम में कम होता है। पर ओईएम के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें जो भी इन्फ्लेशन और बाकी कॉस्ट होते हैं वो इजिली पास ऑन कर दिया जाता है। बट ओडीएम बिजनेस में पास ऑन करने में लैग होता है। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर इन्फ्लेशन आगे भी बढ़ता है तो इन्हें पास ऑन करने में लैग होगा और कंपनी में दिक्कत आएगी। पर अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज होता है तो इन्हें जो फायदा है वो भी पास ऑन करने में टाइम लगेगा, तो वहां इनको कंपनी को फायदा होता है। तो ये एक तरह से नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म पिक्चर में तो ओडीएम में मार्जिन ज्यादा होता है। तो लाइटिंग प्रोडक्ट इनका अच्छा बिजनेस है, ओडीएम वाला बिजनेस है। पर अब इस क्वार्टर में इंपैक्ट देखने मिल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं। पर कंपनी का मानना है कि अगले क्वार्टर से इंप्रूवमेंट देखने मिल जाएगी। उसके अलावा Q1 तक ये सारे जो मार्जिन है ये इन्होंने लॉस की है वो सब रिकवर हो जाएगा। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर 16% था, इस साल 14% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, क्योंकि ओडीएम बिजनेस है, 33% था, पर अभी क्योंकि इंपैक्ट आया है बिजनेस पे तो 27% वहां पे जरूर डिक्लाइन देखने मिला है। ओडीएम अगर आप देखेंगे इसमें 91% हुआ करता था, अब 93% है। तो ये बिजनेस जो कि इनका काफी अच्छा है, इसमें ग्लोबली ये लीडर है, वन ऑफ द लीडर है। और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे भले कम है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है, इंपैक्ट हुआ है। इसकी वजह से इनका ओवरऑल इंपैक्ट काफी ज्यादा है। जैसा मैंने बताया कि ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, फ्राइट कॉस्ट की वजह से बढ़ा, और ओडीएम होने की वजह से इसको पास ऑन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये पास कर देंगे, इसे 1 मंथ to 3 मंथ में ये पास ऑन कर देते हैं ये सब। होम अप्लायंसेस जो कि इनका वॉशिंग मशीन का डिवीजन है, जिसमें आप जानते हैं कि अभी इनके पास ऑलमोस्ट 28-30% का मार्केट शेयर है। यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% डिक्लाइन है, बट ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा ग्रोथ है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ये बनाते हैं कंपनी। प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो प्रॉफिट मार्जिन भी इंपैक्ट हुई यहाँ पे। अगेन ये ओडीएम बिजनेस है, 100% ओडीएम है, पूरा डिजाइन इनके पास होता है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इनकी मार्जिन भी इंपैक्ट हुई है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% से 36% से डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर 3% का इंप्रूवमेंट है। तो अगेन ओडीएम बिजनेस जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, पर जैसा कि मैंने बताया इसमें लैग होता है, बट ये प्राइसेस पास ऑन हो जाते हैं। अगर इन्फ्लेशन और नहीं बढ़ता है तो ये कंपनी के फेवर में जाएगा। कंपनी का काफी अच्छा बिजनेस है। इसमें मैं एक और अपडेट आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, होम अप्लायंसेस में ये बॉश के लिए भी प्रोडक्शन चालू करने वाले हैं। इसके अलावा इनका फुली अभी तक ये सेमी ऑटोमेटिक करते थे, फुली ऑटोमेटिक का कमर्शियल प्रोडक्शन भी ये अगले क्वार्टर में चालू करने वाले हैं। ये बहुत यहाँ से हमें एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू अपसाइड देखने मिलेगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि टेलीविजन में अभी तक ये मेजर ओईएम करते थे, पर इनके एक जो ग्लोबल क्लाइंट है उनसे उन्हें ओडीएम का भी बिजनेस काफी बड़ा मिलने वाला है। कंपनी ने नेम डिस्क्लोज नहीं किया है, तो वहां भी अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होने वाला है उसका, तो वहां भी कंपनी का रेवेन्यू काफी ज्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि अब उनका वॉलेट शेयर बढ़ रहा है उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से। तो मार्केट भले एक्सपांड नहीं हो, ये सेम क्लाइंट से ज्यादा मार्केट ले रहे हैं, ज्यादा बिजनेस ले रहे हैं, तो वहां भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। इसके अलावा इनको एलईडी मॉनिटर्स के लिए भी ऑर्डर मिले हैं। अभी तक टेलीविजन बना रहे थे, मॉनिटर के भी ऑर्डर मिले, उसकी भी मार्जिन प्रोफाइल सिमिलर होगी टीवी जैसी। पर ये आपको बताता है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंपनी को ग्रोथ कहां से आएगा। वॉलेट शेयर इंक्रीज कर रहे हैं और थोड़ा अलग अलग चीजों में एंटर कर रहे हैं। सिमिलरली होम अप्लायंसेस में नए क्लाइंट ऑन बोर्ड कर रहे हैं, और इसके अलावा फुली ऑटोमेटिक सेगमेंट भी ये एंटर कर रहे हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होने वाला है। ये सब अगर जैसे ही चालू होगा, हालांकि रैंप अप होने में टाइम लगता है, पर 1 साल से 1.5 साल में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का पूरा रेवेन्यू बदल जाता है। ऐसे बदल जाता है कि ये कंपनी ईयर में जितनी बिजनेस करती है वो पिछले कुछ सालों में फिर वो एक क्वार्टरली बिजनेस उनका हो जाता है। तो इतना ज्यादा चेंज हमें इस कंपनी में देखने मिलता है, इतना ज्यादा ग्रोथ है इस बिजनेस में और इस कंपनी में। ये अच्छी चीज है। हालांकि ये क्वार्टर बुरा रहा है, पर आगे की पिक्चर हमें अभी अच्छी दिख रही है। मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन दोस्तों, हमने एनालिसिस में बताया था कि कंपनी का टारगेट है कि 4 to 5 ईयर्स में, हालांकि मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन 11% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था, बट 4 to 5 ईयर्स में ये 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करेगा। उस डायरेक्शन में दोस्तों कंपनी काफी आगे बढ़ी है। अगर आप देखेंगे मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन ही है जिसमें अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 57% एंड ईयर ऑन ईयर 214% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे यहाँ ग्रो ही है, हालांकि मार्जिन जरूर डिक्लाइन हुए, अगेन सिमिलर रीजन, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेस काफी अच्छे से ग्रोथ दिखाया है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें 14% से 31%। हालांकि दूसरे बिजनेस के रेवेन्यू कम ग्रो हुए हैं या ग्रो ही नहीं हुए हैं, वो भी एक वजह है कि इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, पर इसमें रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी अच्छा है। एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों, मोबाइल एंड ईएमएस जो
डिवीजन है इसमें मार्जिन काफी लो है एज कम्पेयर टू इनकी जो एक्जिस्टिंग बिजनेसेस है, पर इसकी इफिशियंसीज आरओसी नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल अगर ये रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बढ़ाता है तो उसी हिसाब से प्रॉफिट हमें देखने नहीं मिलेगी या उसी हिसाब से मार्जिन इंप्रूवमेंट नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि इसका मार्जिन ऑलरेडी कम है ये बिजनेस में। तो ओवरऑल क्योंकि ये क्वार्टर में अगर आप देखेंगे काफी ज्यादा मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने मिला है, वो भी एक बड़ी वजह रही है कि रेवेन्यू मिक्स बदल गया है, इसकी वजह से इनका मार्जिन प्रोफाइल भी डिक्लाइन पे हमें देखने मिलेगा। आगे भी मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन काफी तेजी से ग्रो करेगा तो मार्जिन हमें ओवरऑल इसकी वजह से, क्योंकि रेवेन्यू मिक्स चेंज हो रहा है तो हमें डिक्लाइन देखने मिल सकता है। पर ये बिजनेस तो ऑब्वियसली बढ़ा रहा है तो इतना बुरा नहीं है ये। आरओसी नंबर भी इंप्रूव करेगा और कंपनी ने क्लेम किया है दोस्तों इनके काउंट कॉल में कि इनका जो आरओसी पास्ट में 30 के अराउंड रहता था, अभी 21-22 के अराउंड है। ये बोल रहे हैं कि ये 40 तक लेके जाएंगे अगले 3 सालों में, तो वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ऐसे बिजनेस जिसमें जो कि बहुत कैपिटल इंटेंसिव माना जाता है वहां इतनी अच्छी आरओसी होना बहुत बड़ी बात है। तो मोबाइल एंड ईएमएस डिवीजन में इसमें अगर आप देखेंगे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी कवर्ड है, इसके अलावा सेट टॉप बॉक्स भी जो इनका बिजनेस है वो सारा इसमें कवर्ड है। तो ये बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। इनके क्लाइंट्स भी अगर आप देखेंगे तो जियो के सेट टॉप बॉक्स बनाते हैं, इसके अलावा मोटोरोला के मोबाइल बनाते हैं, और पीएलआई स्कीम भी अगर आप दोस्तों जानते हैं तो इन्हें इसके लिए मिलने वाला है, एलिजिबल है, और इन्होंने इस साल का जो लिमिट था वो उतना बिजनेस कर लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पीएलआई भी इन्हें मिलेगी और उसका भी बेनिफिट हमें देखने मिलेगा। तो ये अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखेंगे 14 से 31% हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14 से 27% हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है तो उस हिसाब से प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन इस कंपनी का इस सेगमेंट से बढ़ा है। सिक्योरिटी सिस्टम जिसमें डेक्सॉन का 50% शेयर है, अगर आप देखेंगे तो इसमें रेवेन्यू 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने मिली है, 103% ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन अगर आप देखेंगे दोस्तों 16% एंड 143% का ग्रोथ हमें देखने मिला है। यहाँ पे मार्जिन जरूर इंप्रूव हुई है, पर ये सेगमेंट काफी छोटा है कंपनी के लिए, बस 3% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था लास्ट ईयर, इस साल 4% है। तो प्रॉफिट क्योंकि इसकी इस बार बेहतर रही है तो 2% से 5%, तो काफी बड़ा सेगमेंट नहीं है ये बिजनेस एज अ ओवरऑल के लिए, पर ये भी बिजनेस काफी अच्छा है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अच्छा है, इसमें भी मार्जिन प्रोफाइल अगर आप देखेंगे अराउंड 4% की है। तो इसके की फाइनेंशियल रेशियोज अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इन्वेंट्री डेज इनके जो अगर आप देखेंगे 36 डेज की है, 36 डेज में इनकी इन्वेंट्री खाली हो जाती है। डेटार डेज बेसिकली इनको पेमेंट मिलता है 25 डेज में। क्रेडिटर डेज की इन्हें कब पेमेंट करना पड़ता है, इन्हें 61 डेज मिलता है। तो आप देखेंगे 25 डेज में इन्हें पेमेंट मिलता है और 61 डेज में इन्हें पेमेंट देना पड़ता है अपने सप्लायर्स को। तो ये बहुत अच्छी बात है बिजनेस के लिए कि इनको पैसे जल्दी मिलते हैं और देना लेट पड़ता है, तो इनको कभी कैश की दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज्यादा लोन नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आरओसी आरओई नंबर जरूर डिक्लाइन पे है 24-21%, पर ये क्योंकि कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ में है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसकी वजह से हमें ये देखने मिल रहा है। पर जैसा कंपनी ने क्लेम किया है ये नंबर्स काफी ज्यादा इंप्रूव होंगे। इसके अलावा 2 इंटरेस्टिंग अपडेट हुए हैं जो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं न्यूज शेयर करते रहता हूँ कम्युनिटी पेज पे, जिसपे आप जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, इंस्टाग्राम पेज पे, या फिर अगर आप इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं ये न्यूज कंपनी के रिलेटेड, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज का हम वीडियो नहीं बना सकते तो वो डिटेल शेयर करते रहते हैं। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो बोट के साथ इन्होंने 50-50% ज्वाइंट वेंचर किया है ऑडियो डिवाइसेस के लिए, जिसमें बोट ने टारगेट रखा है 1000 करोड़ रेवेन्यू का 4 सालों में, 4th ईयर में ऐसा आएगा। तो यहाँ देखेंगे काफी ज्यादा अपसाइड मिलेगा कंपनी को इससे, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें अगर आप देखेंगे अभी बोट का जो 90% है वो इम्पोर्ट चाइना से करते हैं, तो वहाँ कंपनी का टारगेट है कि मेजोरिटी इंडिया से आए, तो उसमें ये जॉइंट वेंचर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ये वायरलेस ऑडियो डिवाइसेस डिजाइन करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी का भी एक्सपांशन इस बिजनेस में होगा, तो मोबाइल एक्सेसरीज बिजनेस में कंपनी अच्छे से एंटर करेगी बोट के साथ पार्टनरशिप करके। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि कंपनी एयर कंडीशनिंग में अभी तक क्या कर रही थी, इन्होंने ट्रेडिंग का बिजनेस किया था। इसमें ट्रेडिंग मतलब ये खुद बना नहीं रहे थे, ये किसी से लेके फिर अपने क्लाइंट्स को सेल कर रहे थे, तो मोस्टली ये ट्रेडिंग का बिजनेस था इनका। इसमें अभी इनकी एक्सपर्टीज नहीं थी, पर इन्होंने अभी एक जॉइंट वेंचर किया है रेक्सन के साथ। इसमें ये क्या करेंगे, पीसीबी मैन्युफैक्चर करेंगे एयर कंडीशनर के लिए। अगेन इसके लिए पीएलआई मिली है, वायरलेस डिवाइसेस के लिए भी ये पीएलआई मिलने वाला है इन्हें। तो यहाँ अगर आप देखेंगे पीएलआई स्कीम में को एलिजिबिलिटी के लिए ये जॉइंट वेंचर करके काफी कुछ नया कर रहे हैं। तो यहाँ एयर कंडीशनर में भी ये घुसेंगे, जेबी की है इन्होंने रेक्सन के साथ। रेक्सन एक जापानीज कंपनी है जिसकी एक्सपर्टीज है अगर आप देखेंगे तो पीसीबी डिजाइनिंग से लेके काफी सेमीकंडक्टर में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा प्लेयर है वो डिजाइनिंग वगैरह में। 40% डेक्सॉन का होगा उसमें स्टेक, तो ये भी काफी अच्छा अपडेट है। कंपनी को यहाँ से भी आगे जाके कुछ सालों में काफी अच्छा रेवेन्यू देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी के लिए पीएलआई स्कीम काफी अच्छे से इम्पैक्ट कर रहा है कंपनी, वायरलेस डिवाइसेस। इसके अलावा अगर आपको मैं बता दूं तो आईटी हार्डवेयर में ये ऑलरेडी अगर आप देख रहे हैं लैपटॉप बना रहे हैं एसर के लिए, तो वो बिजनेसेस से भी कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ मिलने वाला है। वहां अगेन उन्हें पीएलआई मिली है, वायरलेस डिवाइसेस के लिए पीएलआई मिली है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी आ सकता है पीएलआई, वहां भी मिलेगी।
इसके अलावा देखेंगे पीसीबी जो बना रहे हैं एयर कंडीशनर के लिए, वहां भी पीएलआई मिल रही है। मोबाइल के लिए इन्हें पीएलआई मिला है। तो पीएलआई स्कीम जैसे बोल सकते हैं जहां जहां अनाउंस हो रहा है ये कंपनी वहां वहां प्रेजेंट है या एंटर कर रही है जॉइंट वेंचर करके। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो बूम आएगा इंडिया में दोस्तों, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इन्हें ही होगा। दूसरे कंपनीज भी नो डाउट आएंगी, सप्लाई चेन और इंप्रूव होगा, पर ये कंपनी को और ज्यादा फायदा होगा इस सबसे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, तो देखेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का भी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 26,000 करोड़ की पूरी कंपनी मिल रही है रिसेंट सेल ऑफ के बाद, जिसमें ये 4,500 के अराउंड चल रहा है, 4,392 जब हम वीडियो बना रहे हैं चल रहा है। तो हालांकि कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन आया है, पर अब देख लें कि क्या ये बाय करने लायक है या नहीं। तो कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सेल्स अगर आप देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर का 3,000 करोड़ का है, और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 63 करोड़ का। और 2019 में अगर आप जाएंगे तो 3,000 से कम का इनका सेल्स रहा था, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अराउंड 94 रहा था। तो कंपनी 2019 में जो पूरा बिजनेस करती थी वो इस क्वार्टर में अकेले इन्होंने बिजनेस किया हुआ है। हालांकि क्वार्टर इंपैक्टेड था, तब आगे जाके और इंप्रूवमेंट दिखने मिलेगी। तो हम यहाँ ये चीज देख सकते हैं कि कंपनी 2-3 सालों में क्वार्टरली जो ईयरली बिजनेस है वो एक क्वार्टर में करने लगती है। तो कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये कंपनी, और जैसा हमने देखा कि जो शॉर्ट टर्म पेन है ये कंपनी क्लेम कर रही है 1 से 2 क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में नॉर्मलाइज हो जाएगा, 1 क्वार्टर में इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता ये सेल ऑफ और ज्यादा होगा। हालांकि वैल्यूएशन एक कंसर्न रहा है जिसकी वजह से हाई ग्रोथ कंपनीज में सेल ऑफ आया है, तो शायद और गिर सकता है। पर मुझे लगता है ये वो कंपनी है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेके अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, और हमें अपसाइड काफी ज्यादा देखने मिलेगा अगले 4-5 सालों में, 10 सालों में, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा है। कंपनी की आरओसी नंबर्स बहुत अच्छे हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि जब कंपनीज के आरओसी नंबर अच्छे होते हैं तो वो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, पर इस कंपनी में वैसा नहीं है। आरओसी नंबर भी अच्छे हैं, नए नए फिर इनको री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है एग्जिस्टिंग बिजनेस में, हॉरिजॉन्टल बिजनेसेस भी इन्हें मिलते हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे वॉशिंग मशीन में ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद फुली ऑटोमेटिक में जा रहे हैं। इसके अलावा टीवी में अगर आप देखेंगे तो अब ये एलईडी मॉनिटर्स भी बना रहे हैं। इसके अलावा ओडीएम वॉलेट शेयर एक्सपांड कर रहे हैं। मोबाइल में इनकी एंट्री रिसेंटली हुई थी, और स्मार्टफोन में, और उसमें काफी अच्छा बेहतरीन ग्रोथ देखने मिला है। मेडिकल डिवाइसेस में एंटर कर रही है कंपनी, और मेडिकल डिवाइसेस में ऑलरेडी एंटर कर चुकी है कंपनी। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जिसमें एंटर कर रहे हैं। तो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इनके पास बहुत अच्छी है, और इंडिया के ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है दोस्तों लॉन्ग टर्म में कॉन्सेंट्रेटेड बेट इस कंपनी पे लिया जा सकता है। हालांकि ये क्वार्टर बुरा है, ऐसे ही टाइम जब अच्छी कंपनी, हमें कुछ क्वार्टर खराब हो और शॉर्ट टर्म पेन हो, ऐसे टाइम पे ही हमें एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए। तो ये वो कंपनी लगती है दोस्तों जो मुझे लगता है पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। पर मेरा एक डिस्क्लेमर जरूर रहेगा कि आप अपना एनालिसिस खुद करें, थोड़ा खुद देखें, और अपने जो भी आपके सीएज हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिस्की होते हैं। अगर ये कंपनी आपने हाई पे लिया होता तो आप 15% डाउन पे बैठे होते अभी। तो आप किस प्राइस पे ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, पोर्टफोलियो में क्या, वो सब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न और आप क्या हैंडल कर सकते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बहुत ज्यादा लॉसेस भी नहीं देख पाते, और बहुत लोग हाई ग्रोथ देखना चाहते हैं और लॉसेस भी देख सकते हैं उसके लिए। तो वो सब आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो वो सब के बाद ही आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। किसी भी यूट्यूबर या किसी के भी डायरेक्ट बोलने पे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करें, थोड़ा एनालिसिस आप खुद भी करें। और इसीलिए ये वीडियोस बनाए जाते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको थोड़े डायरेक्शन दे सकते हैं, बट आप डिसीजन डायरेक्टली वो जो दे रहे हैं उसके ऊपर मत जाइए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और हम और भी वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ टाइम से हम लोग वीडियोस नहीं बना पा रहे थे क्योंकि बिजी थे पर्सनल लाइफ में, पर अब कोशिश रहेगी नए नए वीडियोस लाने की। धन्यवाद दोस्तों।